एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ डी ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफिया शेख। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। आज हम उसी जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कवर अप किए थे। जो हमारा फर्स्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द सेकंड वन इज हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। हमने पार्टनरशिप फॉर्म देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। वहां पे एक पार्टनर से ज्यादा पार्टनर होता है। किसी न्यू पर्सन का एडमिट होना बिजनेस में, कोई नया पर्सन एग्रीमेंट में साइन करता है, किसी पार्टनर के साथ ज्वाइन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमने उसके कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखे थे। तो आज पार्टनरशिप फॉर्म के हम कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख रहे हैं। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अभी हमारे जो बच्चे हैं, हम ये वीडियो में कवर अप कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर है, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर है। टोटल हमें 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर दिए। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर, देन डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर एज पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी, कॉजी पार्टनर। ये कुछ हमारे पार्टनर्स थे, अलग अलग पार्टनर्स के टाइप थे। तो अभी पहले पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर आइडिया हो गया होगा कि एक्टिव मतलब बहुत एक्टिव होगा, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्टिव पार्टनर है ना, उसको वर्किंग पार्टनर भी कहा जाता है। एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज डे टू डे पे कंडक्ट की जाती है, जो भी एक्टिविटीज डे टू डे पे हो रही है, वो उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव पार्टनर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है, और उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंट होती है, सेवरल होती है। ये एक्टिव पार्टनर का कुछ था। नेक्स्ट है हमारा डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। उसको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। डोरमेंट पार्टनर क्या करता है कि वो सिर्फ है ना बिजनेस में पैसा लगाता है। बिजनेस में क्या करता है, सिर्फ पैसा लगाता है। इवन वो क्या करता है कि कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करता है। बट इधर पे इसने क्या किया कि अपना पैसा भी लगाया, उसने कैपिटल भी शेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी किया, इवन लायबिलिटीज भी। उसका क्या है, लायबिलिटीज भी वो क्या कर रहा है, अपने इस पे ले रखी है। उसकी जो भी लायबिलिटीज आएगी, जो भी होगा, वो लायबिलिटी भी क्या करेगा, फेस करेगा। बट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक डिफरेंस था कि जो एक्टिव पार्टनर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, बट डोरमेंट पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता। एक्टिव पार्टनर को हम कहते हैं वर्किंग पार्टनर, और डोरमेंट पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये हमारे दो पार्टनर हुए। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर होता है, अभी अगर हम एक नॉर्मल सा एड भी कर रहे हो, अगर उसमें हम किसी सेलिब्रिटी को ले लेते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट वजन पड़ जाता है, एक प्रेशर आता है, मतलब वो ज्यादा अच्छा दिखता है कि हाँ, एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट के लिए भी एक सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, उसके लिए ऐड कर रहे हैं। सो सब लोग सोचते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट दे कैन परचेस इट। वैसे क्या होता है, मतलब उसने क्या किया, एक अपना उस सेलिब्रिटी का क्या था, उस सेलिब्रिटी का पूरा नाम जान पहचान था एक पूरे मार्केट में। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जिसकी एक पर्सनैलिटी होती है, जिसकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल होती है, बहुत अच्छा वो जाना माना इंसान रहता है, तो वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी या कोई फर्म होती है, वो सामने वाले पार्टी को क्या बोलेगी कि आप सिर्फ अपना नाम हमारे बिजनेस में लगाओ और बाकी कुछ मत करो। तो वो सिर्फ क्या करता है, अपना नाम सिर्फ बिजनेस में देता है। वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कोई भी शेयर्स होते हैं जो बिजनेस के, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कोई भी शेयर नहीं करता। अभी उसके प्रेजेंस की वजह से, मतलब उसका अगर बिजनेस में नाम है, तो उस कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है, उसका मार्केट में ज्यादा अच्छा होगा सेल्स। इसके वजह से नॉमिनल पार्टनर ये होता है कि वो क्या करता है, सिर्फ अपना नाम देता है। नॉमिनल पार्टनर है ना, लायबिलिटीज के लिए है, क्योंकि सामने वाला क्या किया, किसी ने कंपनी में क्या किया, पैसे लगाए सामने वाले किसी, फॉर एन एग्जांपल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस किसी ने अपना बिजनेस में नाम दिया, उसमें उसका एक प्रेजेंस था, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था, उसकी बहुत अच्छी बहुत एक अच्छे पोजीशन पे था, एक बड़ी उसका एक जान पहचान था, पूरे बिजनेस में उसका एक नाम है। तो सामने किसी ने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी पैसा लगाया। उसने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि उस पर्सन का नाम इसमें था। अगर बिजनेस को लॉस हुआ, तो जिसका नाम बिजनेस में है, जिसका सिर्फ नाम बिजनेस में है, वो उसके लिए, उस लायबिलिटीज के लिए क्या होता है, लायबल होता है। नेक्स्ट वन है हमारा सीक्रेट पार्टनर।
इट इज ऑब्वियस, आप लोग को तो आइडिया आ गया होगा कि सीक्रेट पार्टनर मतलब कि किसी को पता नहीं है कि ये भी हमारे बिजनेस में क्या है, एक पार्टनर है। सो सीक्रेट पार्टनर ये है कि ये किसी भी आउटसाइड मतलब बिजनेस के बाहर किसी को पता ही नहीं कि हमारे बिजनेस में ये भी एक पार्टनर है करके। तो सीक्रेट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर में जितनी चीज हमने देखे थे ना वही चीज पूरे सीक्रेट पार्टनर में, बस ये है कि वो क्या है, किसी भी आउटसाइडर पार्टीज को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनको किसी को भी इस बात की भनक नहीं है कि वो हमारे बिजनेस का पार्टनर है। तो हमने ये सीक्रेट पार्टनर है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर भी करता है, उसकी लायबिलिटीज भी क्या होती है वो लायबल करता है, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज होती है वो भी उस चीज में पार्टिसिपेट करता है। बस नेक्स्ट है हमारा माइनर एज पार्टनर। माइनर द पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18, जो मेजॉरिटी के एज पे नहीं है उसको हम लोग कहते हैं माइनर। माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर के साथ पार्टनर बनाना ही वॉइड है, मतलब कि ये इलीगल है, लॉ के तरफ से नहीं बोला गया है कि माइनर पार्टनर हो सकता है। सो बट अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिट है, हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिट है, तो उस माइनर को हम पार्टनर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। माइनर पार्टनर हु हैज नॉट अटेन्ड 18 years of age or age of maturity as per the provision of Indian Contract Act 1872। माइनर जो होता है ना वो उसकी लाइबिलिटीज, मतलब अगर फर्म की कोई लाइबिलिटीज होती है तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल नहीं है, बट उसका जो नाम है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में और उसकी जो भी प्रॉफिट्स है वो उसका जो भी प्रॉपर्टी, उसका जो भी नाम बिजनेस में यूज किया, वो जो उसका बिजनेस में है हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसके डेब्ट्स के लिए। अगर किसी चीज की लाइबिलिटीज है वो पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज और उसके जो भी नाम के ऊपर जो भी बिजनेस में लगाया गया है वो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लाइबिलिटीज के लिए। अगर उसको अपना, अगर वो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर वो अपना माइनर का एज कंप्लीट कर लेता है, मतलब मेजॉरिटी के आस आ जाता कि 18 ईयर्स उसका हो चुका है, उसको बिजनेस ये कंटिन्यू करना है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आफ्टर द एज ऑफ मेरा माइनर खत्म होने के बाद मैं अपने 18 ईयर जो कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, बिजनेस नोटिस दे देगा कि आई वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट ऑनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, बिजनेस में चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा, बट वो पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। तो उसने बोला कि अगर मैं बिजनेस में हूँ मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस से नहीं। तो सामने वाले ने बोल दिया ठीक है तुमको प्रॉफिट चाहिए तो तुम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा तुमको दिया जाएगा। तो जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट होता, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली जो पार्टनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो शेयर करते हैं, कोई भी लॉसेस उसको फेस नहीं करना पड़ता है, उसको कोई भी लॉसेस के लिए कोई बोलता नहीं है, सिर्फ जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको वो दिया जाता है। तो उसी पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ऐसे पार्टनर्स क्या करते हैं, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं बट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम नहीं करते। उसने बोल दिया कि ठीक है तुमको सिर्फ पैसे चाहिए, तुमको प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है तो तुमको जो भी प्रॉफिट्स वो मिल जाएंगे, बट जो भी बिजनेस में हमारा काम है उसमें तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे, ये था। तो वो प्रॉफिट तो उसको मिल रहा है, लॉसेस नहीं मिल रहा, बट उसकी जो लायबिलिटीज रहती है ना वो उसको फेस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होगा, अभी सब पार्टनर वो होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि हम दो पार्टनर हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर। अभी ए पार्टनर को क्या मिला है कि उसकी जो भी प्रॉफिट उसको मिली है, अब वो क्या चाहता है कि उसको जो प्रॉफिट मिली है ना वो थर्ड पर्सन को शेयर करना चाहता है। तो वो जो अपनी प्रॉफिट उसको मिली है पर्सन ए को, वो क्या कर रहा है, थर्ड पार्टनर को दे रहा है, तो उसको कहते हैं सब पार्टनर। सब पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्टनर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ क्या क्या उसको प्रॉफिट शेयर किया गया है। पर्सन जो पार्टनर ए था उसने क्या किया, पार्टनर सी को क्या कर दिया, सिर्फ प्रॉफिट शेयर किया है, बट जो पार्टनर सी है जिसको उसको प्रॉफिट मिला है वो अपने आप को एज अ पार्टनर क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ रहेगी, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी नहीं। उसने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी में, अगर ये जो पार्टनर होते उन्होंने जितना भी कैपिटल क्या किया कंट्रीब्यूट किया है
और जो भी लायबिलिटीज आएगी तो उसके कैपिटल के हिसाब से जो भी है ना वो उतना ही अपने कैपिटल के हिसाब से क्या करेगा कि उसकी जितनी कैपिटल, फॉर एग्जांपल कि उसका 10 लाख कैपिटल उसने क्या क्या बिजनेस में लगाया तो उसकी लायबिलिटीज भी सिर्फ 10 लाख तक रहेगी। अगर उससे एक भी पैसा ज्यादा होता है तो वो अपने जेब से पैसा नहीं निकाल के दे सकता है। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड तो आपको पता है जहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको अपने दाव पे लगानी पड़ती है सामने वाले को पे करने के लिए। तो ये थी पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। उसको क्या करता है कि वो स्पेशल पार्टनर है और उसको वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता। जितनी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किए उतना ही उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी लायबिलिटीज उतनी ही फेस करनी पड़ेगी। ही इज नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर क्या है? कॉजी पार्टनर ये है कि वो बिजनेस से रिटायर हो चुका है बट उसका जो कैपिटल है ना वो बिजनेस में अभी तक है। कॉजी पार्टनर अभी ऑब्वियसली बात है कि वो बिजनेस से रिटायर हो गया है तो वो क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट जो भी प्रॉफिट्स आते हैं ना वो शेयर होगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहे हैं वो क्या करेगा, शेयर करेगा। इवन जो उसकी लायबिलिटीज भी होती है ना वो लायबिलिटीज भी वो क्या करता है, फेस करता है। कॉजी पार्टनर ये था जहां पर वो रिटायर हो गया है बट उसका नाम जो है उसका नाम बिजनेस में है। सॉरी, कॉजी पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो चुका है बट उसका जो कैपिटल बिजनेस में है और रिटायर होने की वजह से वो क्या कर सकता है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट जिसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो शेयर करेगा। इवन जो लायबिलिटीज है वो भी क्या करेगा, फेस करेगा। सो ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर थे। अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा एक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी है। इसमें दो टाइप के पार्टनरशिप फॉर्म है पार्टनरशिप से। फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड द सेकंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर तीन हमें और इसके अलग अलग पॉइंट्स है। तो हम लोग देखते हैं जनरल पार्टनरशिप पहले होता क्या है। जनरल पार्टनरशिप है कि यहाँ पर जर्नल है, मतलब आइडिया होगा कि जर्नल ये सबके लिए है। तो इधर पे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी राइट्स होते हैं, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी होंगे वो क्या होगा, सबके इक्वल होंगे, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं। तो अकॉर्डिंग टू जर्नल पार्टनरशिप यहाँ पे जो भी राइट्स होते हैं हर एक पार्टनर के वो इक्वल होते हैं। जर्नल पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें जो फर्स्ट पार्टनरशिप दिया है कि पार्टनरशिप एट विल मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपना बिजनेस खत्म करना है, बंद करना है तो यू कैन डू इट। अगर आपके एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपके बिजनेस का कुछ भी बोला नहीं गया कि आपको बिजनेस को आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना है, 10 साल तक कंटिन्यू करना है या जब तक आप चाहो कंटिन्यू करना है। अगर आपके बिजनेस आपके एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपके बिजनेस के लिए कितना टाइम पीरियड आपको बोला नहीं गया है तो यू कैन डिसॉल्व योर बिजनेस अपने ही मर्जी से। तो इधर पे क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर को खत्म करना है तो वो नोटिस दे सकता है कि अब उनको पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है, तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना तो दे कैन अपने पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। अब जैसे हमने ऊपर वाले में देखा कि अगर एग्रीमेंट में हमें नहीं बोला गया है कि आपको अपना बिजनेस कब तक कंटिन्यू करना है तो यू कैन डिसॉल्व योर बिजनेस। अभी इधर पे पर्टिकुलर पीरियड में क्या है कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपका बिजनेस इतने पीरियड के लिए है तो आपको सिर्फ इतने पीरियड पे करना है। पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद आपका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा। सो व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम सच पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। एग्जाम्पल, अगर आपने 6 महीने के लिए बिजनेस आपको बोला गया या 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, बस अगर उतना बोल दिया गया तो उतने साल के लिए है, उसके बाद आपकी बिजनेस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप और पर्टिकुलर वेंचर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपका क्या है, बिजनेस बनाया गया है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया है कि फॉर एन एग्जांपल कि कुछ लोग किसी को एक पार्टनरशिप कि आपने फॉर एन एग्जांपल कि अभी आपका दिवाली फेस्टिवल जो हमारा था उसमें किसी को अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है दिवाली के लिए, एक अच्छा से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है फॉर सिर्फ ओनली एक दिवाली वेकेशन के लिए, तो उधर पे एक पार्टनरशिप बनाई गई। दिवाली खत्म हुआ, पार्टनरशिप भी क्या हो गई, उधर पे खत्म हो गई। अगर आपने रोड्स बनाना है, आपको ब्रिजेस बनाना, आपने सिर्फ उतने पेड़ के उतने उस चीज के लिए था, हमारा रोड बन गया, ब्रिजेस बन गया, तो उधर पे क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ, हमारा जो भी प्रोजेक्ट था, हमें जो प्रोजेक्ट के लिए बोला गया था वो प्रोजेक्ट वहाँ पे खत्म हुआ, तो वहाँ पे हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हुआ।
ये तीनों देख लिए। फर्स्ट वन में ये देखा कि आप जब चाहते हो, अगर आपके एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया है तो यू कैन डिसॉल्व योर पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट वन है पर्टिकुलर पीरियड, अगर पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो ओनली फॉर दैट पीरियड यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। उसके बाद हमारा लास्ट वन दैट इज पर्टिकुलर वेंचर, आपको जो भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिया गया है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया गया है, उसके लिए सिर्फ आपने क्या किया, अपना बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया है, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपका जो भी वेंचर आपने जिसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वहां पर आप क्या करोगे, आपका बिजनेस उधर खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा जनरल पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ। अभी हमारा जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, अभी ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, मतलब कि ये अभी आया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू existence as per the provision of limited liability partnership act 2008। इसमें दो काइंड्स ऑफ पार्टनर होते हैं, फर्स्ट वन इज डेजिग्नेटेड एंड द सेकंड वन इज जनरल पार्टनर। ये कब आया है, पार्टनरशिप एक्ट 2008 को था, इसके हिसाब से ये है। इसमें दो पार्टनर्स होते हैं, दो टाइप्स के पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड द जनरल पार्टनर होते हैं। अभी ये जो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, इसमें ना दो पार्टनर्स होने चाहिए, और ये दो पार्टनर्स में ना, दो पार्टनर में से एक पार्टनर इंडिया का होना चाहिए। इसमें इतना ही था कि जो हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में ये कब आया है, इट कम एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें दो टाइप्स के पार्टनर होते हैं, फर्स्ट वन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर में दो पार्टनर्स होने चाहिए और दो पार्टनर में से एक पार्टनर इंडिया का ही होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें है हमारा जनरल पार्टनर। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में वो जो दो पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स को छोड़ के जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सब जनरल पार्टनर्स होते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये जो पार्टनरशिप होती है, ये ना उनके जो भी पार्टिसिपेंट्स है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग होते हैं, उनको एक पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन दी जाती है। मतलब ये है कि अगर बिजनेस में कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट्स हो रहा है, या कोई भी डेप्ट है, या कुछ भी हो रहा है बिजनेस में, लाइबिलिटीज जो भी आ रही है, तो वो क्या करेंगे, उनको जो पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन दी गई है ना, वो यूज करेंगे। उनको कुछ और, उनका जो भी लाइबिलिटीज, उनका जो भी उसमें है कैपिटल में से कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म था। यहाँ पे हमारे पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड जो भी कुछ था वो यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दैट इज JHFB, हम ये स्टार्ट करेंगे। हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, बट देयर इज अ यूनिक form of business which has been originated in India, unique and India. It exists in India only. It is known as Hindu Undivided Family Business and Joint Hindu Family Firm. पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप के बिजनेस फर्म है, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ अलग बिजनेस होगा, कहीं पर अलग बिजनेस होगा, बट सिर्फ इंडिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। ये सिर्फ इंडिया में ही है। अभी पहले ये जो था हमारा ये जो बिजनेस है, पहले क्या था, इसमें दो टाइप्स के स्कूल ऑफ थॉट है कि मिताक्षरा एंड दी दया भावना। इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ जो मेल मेंबर होते हैं ना, वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे इस बिजनेस में। सिर्फ जो मेल मेंबर्स है, मतलब कि जो सन होंगे, ग्रैंडसन होंगे या ग्रेट ग्रैंडसन्स होंगे, वही क्या करेंगे, जो भी बिजनेस रहेगा वही सिर्फ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बट दया भागा में क्या था कि इसके हिसाब से मेल भी है और फीमेल भी है। यहाँ पे फीमेल भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो मिताक्षरम में क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, जो हमारे मेल मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे सन, देन उसके बाद ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स, यही क्या करेंगे वहाँ पे, जो भी उनके फैमिली प्रॉपर्टी होगी, ये जो बिजनेस है इनका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वहाँ पर सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। और वहाँ पर उनके मतलब फॉर एग्जाम्पल कि
अभी वहाँ पे बहुत लोग काम करें, मतलब सन होंगे वहाँ पे, होंगे एक बेटा होगा, कोई चाचा होगा, कोई मामा होगा, किसी का पापा दादा, बहुत लोग होंगे उधर मेल मेंबर्स के। तो वहाँ पर हक है कि वो अपने प्रॉपर्टी से, मतलब वहाँ पे वो अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो ही हैज दैट राइट कि उसको अपने राइट के लिए वो पूछ सकता है वहाँ पर। और ये जो मिताक्षरा है, ये इंडिया में फेमस था, बट जो हमारा एक्सेप्ट आसाम, बंगाल और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा है वहां पर नहीं था। नेक्स्ट है हमारा दया भागा। इसमें क्या था कि इसके हिसाब से मेल और जो फीमेल है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब दोनों क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करेंगे को पार्टनर्स, मतलब कि यहाँ पर मेंबर्स बन सकते हैं इस बिजनेस में। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकती है। ये था कुछ हमारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अभी ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना हमारा जॉइंट हिंदू वाला, इसमें क्या आता है कि अभी ये जो इसमें जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं उसको उसमें जो उसको मैनेज कौन करता है मतलब उधर पे जो एल्डेस्ट पर्सन रहेगा, जो सबसे सब लोगों से बड़ा है। तो बोल सकते हैं ना कि अगर हमारी फैमिली में है तो हम लोग रहते हैं, तो हमारे सबसे घर में बड़े हमारे दादाजी होंगे या किसी के परदादा होते हैं, तो वो क्या करेंगे उस बिजनेस को क्या करेंगे, पूरे बिजनेस को चलाएंगे। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनका इनकेस डेथ हो जाता है तो उनके बाद जो आता है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। और वो जो पर्सन होता है पूरे बिजनेस को चलाता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। फर्स्ट वन है उसका एग्जिस्ट फीचर हमें दिया है, सॉरी फर्स्ट वन है एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया में क्या है, इंडिया में ही है। इट इज गाइडेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके बाद फॉर्मेशन है, ये बिजनेस को भी बनाना बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इट इज फॉर्म एज पर द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। एक हिंदू लॉ है उसके हिसाब से ये क्या होता है, ये बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एवरी मेंबर बिकम द मेंबर बाय बर्थ एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट। द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड एज कर्ता, रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स। हमने देखा कि किसी का भी इसमें तो अभी सही है ना कि किसी ने जन्म ले लिया तो वो अभी उस बिजनेस का क्या हो गया है, वो इस बिजनेस का हिस्सा है। सिर्फ बर्थ लेने से, कोई बाहर से आके इधर पे क्या होता है, बाहर से आके इधर पार्टनर नहीं बन सकता, ओनली बाय बर्थ। इवन एडॉप्शन भी है, तो यहाँ पे सिर्फ बर्थ और एडॉप्शन से क्या होते हैं, बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हम उनको कर्ता कहते हैं, और जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। उसके बाद हमें मेंबरशिप है हमारा थर्ड फीचर। मेंबरशिप में यहाँ पे मेंबरशिप के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अभी बर्थ तो होते रहेंगे ना, हमारी आबादी तो बढ़ती रहेगी, फैमिली बढ़ती रहेगी, तो बिजनेस भी क्या, इसमें कोई भी मेंबरशिप के ऊपर क्या लिमिटेड नहीं है। इधर पे वन कैन बिकम अ को पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, लीगल एडॉप्शन और मैरिज इनटू द फैमिली। अगर किसी ने जन्म ले लिया है या किसी को अडॉप्ट कर रही है या कोई शादी करके आ रहा है तो वो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन एडॉप्शन और बाय मैरिज, उनके जो इधर पे जो मेंबर्स आते हैं वो क्या करेंगे, इधर पे इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉइंट ओनरशिप। अभी इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे बहुत लोग हैं तो इधर पे जो ओनरशिप रहेगी वो सबकी रहेगी। द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय द कर्ता एंड द को-पार्टनर्स। The business is jointly owned by 3 generations of the family. Karta is the custodian of the joint property. Next one है good credit standing. अभी यहाँ पे क्या है गुड क्रेडिट स्टैंडिंग में, कि ये जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, ये बहुत टाइम के लिए चलता है, क्योंकि अभी ये चलता आता रहता है। अभी जो हमारे मोस्ट सीनियर है उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो आ रहे हैं वो, तो ऐसे कंटिन्यू हमारा बिजनेस चलता रहेगा। मार्केट में भी मार्केट में भी इनके बहुत नाम होते हैं, ये अपना अच्छा खासा गुडविल एंजॉय करते हैं मार्केट में। इवन इट अश्योर द क्रेडिटर अबाउट द रिपेमेंट ऑफ लोन। कोई भी लोन है तो इवन वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, और जो को पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको अगर कोई भी लोन चाहिए रहता है तो कर्ता को यहाँ पे लोन मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है। अगर कुछ भी होगा तो ही विल पे हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू रिपे दी लोन। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। अभी यहाँ पर सीनियर मोस्ट कौन है, हमारा सीनियर मोस्ट जो रहते हैं वो करता है, तो यहाँ पे पूरे चीज को मैनेज कौन करता है, करता ही करता है।
और जो को पार्टनर्स होते हैं ना उनको कोई राइट नहीं रहता मैनेजमेंट में, बस जो भी अगर फॉर एन एग्जांपल अगर किसी से सजेशंस दे सकते हैं, जिसको ओपिनियन देना है वो दे सकते हैं, वो अपने मेंबर्स से क्या करते हैं, को पार्टनर से कंसल्ट करते हैं, अपने सजेशंस और ओपिनियंस दे सकते हैं। बट जो भी मैनेजमेंट रहेगा, जो भी डिसीजन रहेगा, पूरा डिसीजन का पावर किसके हाथ में रहेगा, कर्ता के हाथ में रहेगा, द मोस्ट सीनियर पर्सन। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है प्रॉफिट शेयरिंग। अभी यहाँ पे क्या है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से नहीं बना था, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं बोला है कि किसका कितना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे आते हैं लोग वैसे वैसे उनके प्रॉफिट्स होते हैं, कोई चला गया, डिपेंडिंग अपॉन दी बर्थ्स एंड दी डेथ्स, कि अभी सबको रहेंगे, सबके इक्वल रह सकते हैं, किसी का बर्थ होने के बाद किसी को ज्यादा मिल गया, किसी का बर्थ होने से शायद किसी का बर्थ हो गया तो थोड़े थोड़े, और जो भी प्रॉफिट्स है वो सबके थोड़े थोड़े लेके उस बर्थ जिसका बर्थ हुआ उसको देंगे। किसी का डेथ हो गया है तो प्रॉफिट्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो इधर पे कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया गया है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग ये प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे साथ एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, जहाँ पे सिर्फ ये इंडिया में ही होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड पे अलग अलग बिजनेस कंडक्ट की जाती है, बट ये जो ऐसा बिजनेस है सिर्फ इंडिया में होता है। फॉर्मेशन, इट इज इजीली फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं एज पर दी ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। इधर पे जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और जो भी कर्ता के अलावा जो भी वहाँ पे मेंबर्स है उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। जॉइंट ओनरशिप, यहाँ पे सब लोग जॉइंटली ओन है। उसके बाद गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है और उसकी को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट, इधर पे पूरे डिसीजन और मैनेज इधर कौन करता है, कर्ता करता है, सिर्फ को पार्टनर से कंसल्ट किया जाता है, पर डिसीजन पावर किसके पास है, कर्ता के पास है। एंड द लास्ट वन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इधर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो इधर डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेरिट्स को जो डिमेरिट्स दिए हैं, तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट। अभी इधर पे जो को पार्टनर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट का जो होता है प्रोटेक्शन है। अभी यहाँ पर किसी को पार्टनर को बिजनेस में नहीं रहना है तो वो क्या करेगा, अपना हिस्सा, वो उसके पास इतना राइट है कि वो अपने हिस्से के लिए बोल सकता है, और यहाँ पे करता उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए क्या करता है, इवन वो उस चीज के लिए क्या करता है, वो ध्यान देता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन इजी फॉर्मेशन, जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये इजीली हम स्टार्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है इसके बनाने के लिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और ये कब आया था, इट एग्जिस्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द हिंदू लॉ के हिसाब से है। और इसमें कोई भी हमें जो भी मेंबरशिप है तो उसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर कुछ है नहीं, मतलब लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, अभी क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस होंगे, क्योंकि इधर पे जो करता है वो मोस्ट क्या है, सीनियर फैमिली मेंबर है, तो वो क्या करेगा, उसको बहुत नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। बोलते हैं ना कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको बहुत उन्होंने वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत दुनिया देखी, तो दे नो दी नॉलेज, उनको पता है, एक्सपीरियंस है उनको। सो उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है, जो सीनियर जो करता होता है उनको एक्सपीरियंस नॉलेज होता है बिजनेस, फैमिली बिजनेस का, तो वो क्या करता है, पूरे डिसीजंस वो खुद ही लेते हैं। और करता क्या करता है, कैन टेक द राइट एंड क्विक डिसीजन एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले लेता है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, अभी इसमें क्या आता है कि जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो उनको ट्रेनिंग मिल जाता है ऑटोमेटिकली, उनको भी पर्सनली बाहर नहीं जाना पड़ता। अभी होता है ना कि फादर अपना बिजनेस चला रहे हैं, बेटा क्या करता है, आता रहता है बिजनेस में, देखते रहता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, तो वैसे वो सीख जाता है, बाद में फिर वो भी उस बिजनेस का क्या हो जाता है, हिस्सा बन जाता है, उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग उसको ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग मिल जाती है, कोई जरूरत नहीं है उसको पर्सनल बाहर जाके ट्रेनिंग लेने के लिए। देन दी को पार्टनर्स लायबिलिटी, अभी इधर पे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड मेरिट्स में एडवांटेजेस में है, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज क्या लिमिटेड है, उसको अपने जेब से क्या करना पड़ेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा अगर बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है लोन्स के रिलेटेड। उसके बाद डीमेरिट्स है, हमने मेरिट्स में फर्स्ट क्या देखा कि को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो इधर पे डिसएडवांटेजेस में क्या आ गया कि जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, क्रेडिटर को पे करना है, वो अपने जेब से क्या करेगा, पैसा निकालेगा, चल भाई अपने जेब से पैसा निकाल और मुझे पैसा दे दे, मेरा उधारी पूरा कर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल होते हैं, मतलब जिन पहले की जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी फैमिली की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो खानदानी प्रॉपर्टी होती है, उसी रिसोर्सेज को, उसी प्रॉपर्टी को, वही फंड को यूज करके क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो वो क्या होता है, लिमिटेड रहता है।
जो उनकी प्रॉपर्टी रहती है पहले की, उसको एज अ कैपिटल वो यूज करते हैं बिजनेस में। उसके बाद है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। इस बिजनेस में मतलब इधर पे कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, दोनों क्या है सेम है। नेक्स्ट वन है पार्टीशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या हो सकता है, बिजनेस अगर किसी मेंबर को बिजनेस में नहीं रहना, कंटिन्यू नहीं करना बिजनेस, तो दे कैन क्या कर सकते हैं वो, अगर उसको अभी नहीं रहना है तो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने से अच्छा क्या करेगा, वो अपना हिस्सा मांग लेगा और उसको जो करना है वो कर सकता है। नेक्स्ट वन हमारा नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अभी इधर पे क्या होता है कि अभी पूरी फैमिली बिजनेस चला रही है, सब लोग अभी, अब उसमें एक ऐसा बच्चा निकल जाता है ना कि मेरे को तो नहीं करना बट मेरे को तो पैसा मिलने वाला है, एक हो जाते हैं ना सब, उसमें से पूरी फैमिली है उसमें से, बट एक ऐसा इंसान हो जाता है, एक ऐसा बेटा निकल जाता है कि जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं होता बट वो बिजनेस में है, उसको पैसा मिलने ही वाला है। सो इसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन और कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में। करता है पूरे बिजनेस का मैनेजर होता है, वो अपने स्किल्स को यूज करता है, अपने जो भी उसकी कैपेबिलिटीज है, स्किल्स से, क्वालिफिकेशन से, वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने बिजनेस को चलाता है। यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं वो क्या करता है बिजनेस में, जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं उसके बिजनेस में जितने भी को पार्टनर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जितने भी को पार्टनर्स है, ऐसा नहीं कि जिसने नहीं किया उनको नहीं मिलेगा, जितने भी को पार्टनर्स है उनको मिलेगा, चाहे वो हार्ड वर्किंग हो या इनएफिशिएंट हो। तो ये कुछ हमारे फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से ज्वाइन टू फैमिली बिजनेस का। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मीनिंग क्या दिया है कि अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्विस ओरिएंटेड, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमें यहाँ पे क्या बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब आइडिया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं। इधर पे वो जो बिजनेस होता है ना, ये पूरे सबके लिए नहीं होता है। जो मेंबर्स इधर पे बिजनेस, जो मेंबर्स इधर आके बिजनेस को चला रहे उसी मेंबर्स के लिए, मतलब जो भी इंटरेस्ट रहेगा, जो भी प्रॉफिट्स रहेगा, वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मिलेगा जो इस बिजनेस में है। इधर पे क्या है कि वो सिर्फ सर्विस देते हैं, इनका जो फर्स्ट मोटिव होता है वो सर्विस देना होता है। तो इधर पे क्या है कि ईच फॉर ऑल मतलब इधर पे सबके लिए, मतलब एक जो है इधर सबके लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ईच फॉर ऑल एक सबके लिए एंड ऑल फॉर ईच सब एक के लिए, ये इनका प्रिंसिपल है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनके जो मेंबर्स है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है, उनको सर्विस देना है, उनको हेल्प करना है, उनको मदद करना है, सिर्फ उनके लिए ही करना है इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जो भी उनका प्रिंसिपल है। अब उसके भी कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट फीचर्स है वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, अभी जिसको भी मेंबर बनना है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ यही मेंबर बनेगा, यही मेंबर बनेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा वही मेंबर बनेगा, जिसके पास कम पैसा वो मेंबर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी आके मेंबर बन सकता है। इधर पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा फॉर द मेंबरशिप। तो ये वॉलंटरी था, इधर कोई भी आके मेंबरशिप के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, इस बिजनेस में हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट वन है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अभी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, मतलब ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है यहाँ पे क्या, इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, मतलब कि सबको हक है कि वो वोट करेंगे। तो इधर पे भी क्या हर एक मेंबर को वोट है कि वो क्या कर सकते हैं, वन मेंबर वन वोट। जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो भी डिसीजंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं, मेजोरिटी बेसिस पे होते हैं कि जितने जो जिस चीज के लिए ज्यादा बोल रहे हैं उस मेजोरिटी के लिए वो, मतलब उस चीज के लिए क्या करेंगे, वो चीज के लिए वो चीज, उसी चीज के लिए वो बिजनेस करेंगे जहाँ पे मेजोरिटी बेसिस होता है। यहाँ पे वन मेंबर वन वोट का रूल है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मीटिंग्स आर अरेंज्ड बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट वन हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है हमारा थर्ड पॉइंट फीचर्स का। अब इधर पे क्या आता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं
उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को उठा दिया जाता है कि वो क्या करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, शेयर होल्डर बनाएंगे उनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाना है वो बनाएंगे उनको। तो इधर पे क्या करते हैं, उन्हीं किसी भी पूरे मेंबर्स में से किसी एक को, जिसके पास ज्यादा स्किल्स और जिसके पास ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस होंगे काम करने के रिलेटेड, तो उनको इधर पे क्या कर देते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो बिजनेस को रन करेंगे। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन, जो अभी हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म जो हमारा है उसको हमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, बट इन महाराष्ट्र कुछ स्टेट्स में कंपलसरी था, बट ऐसे जरूरी नहीं कि आपको करना है। तो इधर पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हो, चाहे कहीं पे भी खोल रहे हो, स्टेट में या कहीं पे भी, तो आपको उधर पे कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से, रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो भी है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबर्स की जरूरत होती है, तभी जाके क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होता है और तभी रजिस्टर्ड हो पाता है, वरना नहीं होंगे। द नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, इवन बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है इस सोसाइटी को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा सेपरेट लीगल स्टेटस। यहाँ पे हमने बहुत सारा भी देखा कि यहाँ पे कोई भी किसी में भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, बट ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सेपरेट लीगल स्टेटस दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका एक अलग सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। मतलब कि देयरफॉर इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट परचेस प्रॉपर्टी, मतलब कि हम कंपनी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे भी क्या कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ परचेस करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके नाम पे हम कुछ भी परचेस करना चाहते हैं या कुछ अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे खोल सकते हैं। तो उसको अलग स्टेटस दिया गया है और उनके जो मेंबर्स है उनका अलग स्टेटस है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी वही है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर जितने भी शेयर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतने ही क्या करेंगे, जो भी उनकी लायबिलिटी आती है तो वो उतने में क्या करेंगे, उसको जो भी होगा वो उतने ही कैपिटल जितना शेयर किया बस वो उतना फिक्स करेंगे। कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी या कुछ भी उनका जो भी एक अपने जेब से पैसा निकाल के उनको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर अगर आपको बिजनेस ये बनाना है, अगर आपको ये बिजनेस फॉर्म करना है तो यहाँ पे 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और इधर पे मैक्सिमम नंबर, मतलब कि यहाँ पे आप कितने भी मेंबर्स को ले सकते हो, मेंबरशिप के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट आप जब फॉर्मेशन कर रहे हो ना तो यू नीड 10 मेंबर्स, एटलीस्ट 10 मेंबर्स की जरूरत है, तब जाके ये बिजनेस बनेगा, ये बिजनेस फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट वन है इक्वल वोटिंग राइट्स। आप जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इक्वल राइट्स है कि वो क्या करेंगे, उनको सबको है कि वो वोट करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं उनको इक्वल राइट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि वो वोट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सबके लिए, ये जो मेंबरशिप है सबके लिए, ऐसा ही कि कोई ये पर्सन के लिए एप्लीकेबल है इसके लिए नहीं है, इधर का मेंबरशिप सबके लिए है, वोटिंग क्या से सबको इक्वल राइट है वोटिंग के लिए। नेक्स्ट वन है सर्विस वोटिंग। इधर पे ये जो सोसाइटी है पूरे सोसाइटी के इधर पे मेन पॉइंट यही है, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इनका मेन मोटो ही यही है कि इनको सर्विस प्रोवाइड करना है। इनका फर्स्ट मोटिव यही होता है कि इनको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर ये अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर उनके जो मेंबर्स होते हैं अगर उधर पे उनको जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है वो कम दाम पे उनको मिलता है और जो भी कोऑपरेटिव बैंक होती है, लोन होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है, वो भी उनको इंटरेस्ट रेट या जो भी रहेगा वहाँ पे उनके लोन्स जो भी रहेंगे उनको कम ही करके मिलता है, ज्यादा नहीं रहता। यहाँ पे निकल है सर्विस मोटिव है। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अभी नेक्स्ट हमारा उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। फर्स्ट वन मेरिट क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अभी जो फर्स्ट मेरिट है वो क्या है, इधर पे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको क्या है, इक्वल वोटिंग राइट है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि वन मेंबर वन वोटिंग। जैसे हम अगर नॉर्मली वोटिंग करते तो सब लोग एक ही वोट देते हैं ना, ये एक ही उंगली को निशान करते हैं, दोनों उंगली में निशान लेके ही ढूंढते हैं ना। सो इधर पे क्या है, वन मेंबर वन वोटिंग है। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत होते हैं, बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 बोले तो 10 लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत
लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो उस चीज को मैनेज करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, वही किसी अपने में से एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होगी बिजनेस में, कोऑपरेटिव साइड पर जो भी होगा डे टू डे एक्टिविटीज, वो कौन मैनेज करेगा, वो जिनको भी हमने रिप्रेजेंटेटिव एज अ क्या किया है, उनको रिप्रेजेंट किया है कि वो हमारे अलग, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जो उनको हम कहते हैं मैनेजिंग कमिटी, उनको मैनेजिंग कमिटी कहा गया है, उनको टैग दिया गया है कि वो मैनेजिंग कमिटी है, कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, जो मैनेजमेंट होगी, उनको करेगा मैनेजमेंट कमिटी करेगी, मतलब मैनेजिंग कमिटी करेगी। नेक्स्ट वन है ओपन मेंबरशिप। हमने देखा फर्स्ट फीचर्स में देखा कि वॉलंटरी है, वहाँ पर क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ओपन मेंबरशिप। तो यहाँ पर भी क्या है कि ऐसा एडवांटेज है कि यहाँ पर कोई भी क्या कर सकता है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इधर पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते हैं, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना है, और ऐसा भी नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। यू कैन लीव द बिजनेस एज पर योर, आपको अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना तो यू कैन लीव द बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो भी बिजनेस हम जो चला रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस कम ही होते हैं। अभी अगर हम किस प्रोडक्ट बेचते हैं, तो अभी वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, बीच में कितने सारे आते हैं, मिडल मैन आता है, फिर कुछ ना कुछ आता है। तो वैसे इधर पे क्या है, यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता, डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट आता है वो उनके मेंबर्स को उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो सब उनको कम भाव में दिया जाता है, कि उनको हेल्प किया जाता है कि उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े। जो भी उनके गुड्स रहेंगे वो लो प्राइस में मिलेंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी लोन्स होंगे वो कम क्या मिलेंगे, कम भाव में मिलेंगे, उनको प्रिविलेज अच्छी खासी दी जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ मेरिट से लिमिटेड लाइबिलिटी। इधर पे जो लाइबिलिटी होती है, हमने ऑलरेडी फीचर्स में भी देख लिया था, इधर पे कुछ पॉइंट सिमिलर है, जैसे कि हमारा ओपन मेंबरशिप ये था, इधर पे भी था। अभी हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि जितना भी उन्होंने पे किया उसके हिसाब से वो लाइबिलिटी पे करेंगे, उसके ऊपर वो पे नहीं करने वाले। नेक्स्ट वन है टैक्स कंसेशन। इधर पे टैक्स कंसेशन भी दिया जाता है इनको। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करते हैं कंट्री का। तो गवर्नमेंट इनको कुछ कंसेशंस देती है, कि जैसे कि एक्सेम्पशन ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उनके इनकम टैक्स कम कर दिए जाते हैं। दिस हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो इससे क्या होती है, सोसाइटी की प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो इधर पे कुछ टैक्स कंसेशन भी दिए जाते हैं उनके मेंबर्स के। तो ये कुछ मेरिट्स थे, 5-6 मेरिट्स थे। अब हमारे डीमेरिट्स थे। फर्स्ट वन इज कैपिटल। एक्चुअली लिमिटेड कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल नहीं, इधर पे लिमिटेड कैपिटल आएगा। अब इधर पे कैपिटल लिखा एक्चुअली, बट इधर पे लिमिटेड कैपिटल है, कि इधर पे अभी जो सोसाइटी बनती है ना, वो कैसी है कि इधर पे वीकर सेक्शन जो लोग होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उधर पे ये वीकर सेक्शन कुछ तो इधर पे ऐसे कुछ लोग आते हैं जो वीकर सेक्शन होते हैं, मतलब जो बहुत जिनको प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल की, फंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वही कुछ लोग आते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और अपना बिजनेस, ये जो बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे कोई ना अभी लिमिटेड कैपिटल के वजह से इधर पे जो उनकी डिविडेंड आती है, मतलब जो भी मेंबर्स को दी जाती है पैसा, बाद में जो भी पैसा उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं वो ना कम होते हैं, मतलब इतना नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जो मेंबर्स वो कर रहे हैं वो वीकर सेक्शंस के होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको क्या होती है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, तो दे आर द मेंबर्स हु इस बिजनेस को क्या करते हैं, वही इस बिजनेस को फॉर्म करते हैं। और इधर पे जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो इसलिए कोई भी जो बाहर के पार्टीज होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होते कि इस बिजनेस में क्या करें, पैसा लगाए। नेक्स्ट वन है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इधर पे जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहता है, मैनेजिंग कमेटी के। और ये मैनेजिंग कमेटी कौन इलेक्ट करता है, हमारे जो अदर मेंबर्स होते हैं वही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरूरी नहीं ना, मतलब अभी सबको लगता है, मतलब शायद सब में से वो थोड़े अच्छे होंगे, बट इतनी मैनेजर स्किल ये होगी कि क्या कर सकते हैं, वो बिजनेस को अच्छे से चला सके। और लिमिटेड कैपिटल, फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से क्या कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को क्या कर सकते हैं, अप्रोच नहीं कर सकते। इधर पे जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो प्रोफेशनली होते हैं, सो देयर इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, कैपिटल लिमिटेड है, जैसे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि अभी वही एक बंदा पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो अगर उसमें भी मैनेजर स्किल क्या रहती है, इनएफिशिएंट रहती है। अब इसके पास लिमिटेड कैपिटल की वजह से वो क्या कर सकता है, बाहर से किसी को अप्रोच नहीं कर सकते कि वो अपने बिजनेस को मैनेज करवाए। तो इधर पे भी लिमिटेड कैपिटल के कारण ही
इधर पे वो क्या कर सकता है, किसी प्रोफेशनल को अप्रोच नहीं कर सकता कि अपने बिजनेस को चलाए। और जो मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया है फ्रॉम दी, जो हमारे अलग मेंबर से, जो दूसरे मेंबर ने उनको मैनेजिंग कमेटी बनाया है, जरूरी नहीं कि उनको हर एक चीज का नॉलेज हो, कुछ एक्सपीरियंस होंगे बट कुछ नहीं होंगे, जो पूरे बिजनेस को, जो एक बिजनेस को चाहिए रहता है। तो इधर पे इनएफिशिएंट मैनेजर। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इधर पे पब्लिक कॉन्फिडेंस की लैक है। यहाँ पे भी हमारा थर्ड डिमेरिट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इधर पे देयर इज ए ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। इधर पे कोई जो मतलब जो लोग होते हैं, बाहर की पार्टीज होते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसलिए क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इधर पे बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। और जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर से क्या करते हैं, लीड करते हैं, इसलिए यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस की क्या लैक है। नेक्स्ट वन हमारा है फोर्थ पॉइंट, दैट इज हमारा लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। अभी इधर पे कैपिटल जो हमारा है क्या है, लिमिटेड है। इधर पे जो फर्स्ट हमने लिखा कैपिटल, इट इज लिमिटेड कैपिटल। हाँ, तो इधर पे लिमिटेड कैपिटल की वजह से क्या होता है, हम अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। तो इधर पे क्या एक्सपांशन लिमिटेड है। लास्ट वन हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जिसको मैनेजिंग कमेटी एज अपॉइंट किया है, तो हम लोग उसको एज अ ऑनर बोलते हैं कि आप कर सकते हो। तो एज अ ऑनर ही वो क्या करता है, काम करता है, उसको एज हम बोलते हैं कि यू कैन। तो इधर कि आप, उन्होंने क्या किया, उनको रिप्रेजेंट किया है, कि कलेक्ट किया है कि वो क्या करेंगे, बिजनेस के लिए काम करेंगे, तो वो क्या करता है, एज अ ऑनरी बेसिस पे काम करता है। इसलिए यहाँ पे दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, इसलिए उनको मोटिवेट नहीं किया जाता कि वो ज्यादा अच्छे से काम करें। तो ये कुछ हमारे क्या थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे। हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इधर पे कुछ लोग आते हैं, एक बिजनेस फॉर्म करते हैं, और उस बिजनेस में जो मेंबर्स होते हैं उसी मेंबर्स को क्या करते हैं, सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इधर पे जो मेंबरशिप होती है वॉलंटरी होती है। इधर पे कोई भी आ सकता है बिजनेस को, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट इधर बिजनेस में आता है तो ऐसा नहीं कि खाली आता आएगा। इधर पे वो थोड़े बहुत कुछ जो भी पैसे होते हैं वो उस पैसे को लगाएगा और इस बिजनेस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इधर पे जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और इनका प्रिंसिपल क्या है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अभी हमारा जो लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो इससे लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है। बट इधर पे अभी कुछ टाइप्स दिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसमें हमें टोटल 6 टाइप्स दिए। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर 2 है, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव एंड द लास्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव। ये भी एक एक करके हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी इधर पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है ना, तो ये ध्यान में रखना कि इधर पे जो भी मेंबर आते हैं ना, सबका एक एम होता है, सबका एक ही मोटो होता है और सब एक ही जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आए, किसी इधर पे वो जो सोसाइटी बनाई गई है ना, वो एक ही रीजन के लिए बनाई गई है, कि वो एक रीजन सबके लिए है। तो इधर पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है ना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी किसने बनाया होगा, कंज्यूमर लोग ने। इधर पे कंज्यूमर लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इधर पे क्या किया है, कंज्यूमर लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की है कि अगर उनके जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनके नेसेसिटीज है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा हाईली मिल रहा है, प्रोडक्ट उनका बहुत रीजनेबल नहीं है, तो इधर पे वो आते हैं। इधर पे उनको जो भी पैसा रहेगा, कि अगर हमने क्या किया है, प्रोडक्शन हो रहा है 10 रुपए का, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट और वो है 10 या 15 रुपीज का। अभी उसको कंज्यूमर तक आने के लिए बीच में मिडल मैन, एडवर्टीजमेंट, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स आ रहे हैं वो बीच में, तो इससे क्या हो रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है। तो कंज्यूमर को भी क्या हो रहा है, वहां जब 10 या 15 रुपए का हमारा प्रोडक्ट हमें बना के मिल रहा था, बट एग्जैक्ट कंज्यूमर को पे कितना करना पड़ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल 20 या 25, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इधर पे क्या है कि इधर पे कोई भी मिडल मैन वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है और उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इधर पे उनका क्या कर सकते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स उनको रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। नेक्स्ट वन हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स बना रहा है। तो इधर पे किसने बनाया होगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑब्वियसली के प्रोड्यूसर्स लोग ने बनाया होगा। अभी जो अभी इधर पे सॉरी, अभी इधर पे जो प्रोड्यूसर्स है
ये कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं होते सॉरी। अब इधर पे जो बिजनेस उन लोग बना, मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है, इधर पे जो स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस चला है, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वही लोग आते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स को अभी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अभी जो रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो जो बड़ी कंपनीज होती है उनको पैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो क्या कर लेते हैं, फटाक से पूरा जो भी उनका रॉ मटेरियल रहता है वो परचेस कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, इतनी कैपिटल होने की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उतना उनके पास कैपिटल पैसा नहीं होता कि वो फटाक से क्या करे, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको परचेस कर लिए। इसीलिए क्या होता है, इधर पे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। फिर इधर पे क्या होता है कि वही अप्रोच करते हैं, सामने जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं उनको अप्रोच करते हैं कि वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे उनको रॉ मटेरियल। अब और इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में तो थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया होगा, तो इधर पे वो फटाक से उनको क्या हो जाता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो मिल जाता है। अब इसमें फर्स्ट है कि इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। ये जो टाइप का जो सोसाइटी है, इसमें रॉ मटेरियल जो टूल्स और मशीनरी रहते हैं वो क्या होता है, उनको सप्लाई होता है। उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी जरूरत पड़ती है उनको, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जरूरत पड़ती है ना, वही उनको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। और उसमें जो भी हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा कि प्रोड्यूस करने के लिए जो जरूरत पड़ता है उनको रॉ मटेरियल मशीन एंड टूल्स हम उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं। तो वहाँ पे जो भी वेजेस उनको पे, जो काम करते हैं उनको क्या करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उनके काम के ऊपर उनको वेजेस या जो सैलरी रहता है वो क्या उनको पे करते हैं। द सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर। हर एक मेंबर्स को रॉ मटेरियल इक्विपमेंट जो भी जरूरत है उनको दिया जाता है। और जो भी काम होता है वो क्या काम जो भी वो करते हैं, जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। और उसी एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरी उनके काम के ऊपर क्या करा जाता है, दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि अगर किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी बिजनेस है जिसका, उसको अगर अपना क्या होता है कि अपना प्रोडक्ट को बेचवाना है, उसको उसके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या नाम हो, तो इधर पे क्या होता है कि इधर पे वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करें, प्रोडक्ट इनका मार्केट में सेल हो। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि इधर पे वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और उनके प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो इधर पे क्या होता है कि उनको हेल्प किया जाता है कि वो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे उनके प्रोडक्ट का। इधर पे जो उनके मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, अगर किसी की क्या हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो वही मेंबर्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, अपना थोड़ा पैसा जमा करेंगे और एडवर्टीजमेंट में लगाएंगे ताकि उनका प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो। उसके बाद है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इधर पे जो फार्मिंग सोसाइटी है, इधर जो ये जो सोसाइटी इधर पे किसने बनाएगा, फार्मर्स लोग ने बनाया होगा। कि अभी फार्मर लोग बना रहे हैं इधर पे। अभी इधर पे जो हमारी कोऑपरेटिव जो है, फोर्थ वाला हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अभी इधर पे जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको अगर उनके फार्मिंग के लिए कुछ जरूरत पड़ता है, तो उनको जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स की जरूरत हो रही है, जो फर्टिलाइजर, सीड्स, टूल्स, जो भी मॉडर्न टूल्स फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, वो उनको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू मिलता है। अभी इधर पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो फार्मर्स मेंबर बने हैं, सबके छोटे छोटे क्या होंगे, हिस्से होंगे, मतलब सबके अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ लैंड होता है जिसमें वो अपना क्रॉप्स क्या करते हैं, उगाते हैं, उसमें जो प्रोड्यूस करते हैं अपने क्रॉप्स को उगाते हैं। तो उधर पे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी निकलती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इधर पे क्या होता है, जितने भी फार्मर्स हैं वो पूरे मिलके एक बड़ा सा क्या कर देते हैं, अपना पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को पूरा एक साथ करके एक बड़ा सा पूरा एक फार्म बना देते हैं, एक बड़ा सा हिस्सा हो जाता है उनका। इससे क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और इससे फिर उनकी जो प्रॉफिट्स होंगे थोड़े बढ़ जाएंगे। तो और इधर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो उनके फार्मर्स होते हैं, उनको जो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, उनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू मिल जाता है। लास्ट ये जो हमारा लास्ट सेकंड है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी को अगर घर चाहिए रहेगा, तो इधर पे क्या आता है कि कुछ लोग आते हैं,
कुछ लोग आएंगे इधर पे, अपना अपना पैसा लगाएंगे, एक अपार्टमेंट बनाएंगे। उसी अपार्टमेंट में अगर किसी को जरूरत है, उनके मेंबर्स में से किसी को घर की जरूरत है, तो उस अपार्टमेंट में से एक घर, जो एक फ्लैट रहेगा, जो रूम रहेगा, उनको वो दे दिया जाएगा। तो इधर दे दिया जाएगा। तो इधर पे कुछ लोग आते हैं और इधर पे अपने अपने पैसे लगा के, अपने अपने शेयर्स, अपने अपने कैपिटल को लगा के एक अपार्टमेंट एक पूरा बनाया जाता है सोसाइटी। और उसमें से अगर किसी को, उनके मेंबर्स में से किसी को घर की जरूरत है, तो उसमें से जो एक घर रहेगा, एक रूम, जो फ्लैट रहेगा, वो उनको दे दिया जाएगा। और जो लास्ट वन है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इधर पे क्या किया, अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ती है, अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ी है, वो बैंक में जा रहा है, बट बैंक वाले ने बोला है कि तुम्हारे पास अगर तुम लोन नहीं दे पाओगे तो तुम उसके बदले कुछ दे पाओगे, तो उसने बोला तो नहीं है। तो अगर उसके पास लोन लेने की भी एक लोन भी नहीं ले पा रहा, तो इधर पे वो क्या करेगा, इधर पे वो एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा और उधर पे वो क्या करेगा, एक मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। बट थोड़े बहुत पैसे उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाने पड़ेंगे, और जो भी पैसा उसको जरूरत रहेगा, जो भी लोन की जरूरत है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जो भी उन्होंने पैसा, उनका जो भी फंडिंग जमा हुआ है, उसी में से उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये हमारे कुछ थे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए बने थे, कंज्यूमर लोग ने बनाया था ताकि उनका प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में मिले। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या होते हैं कि रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो जो छोटे छोटे अगर पर्टिकुलर वो कर लेना, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो रॉ मटेरियल्स एक साथ पूरा खरीद ले। तो जब वो एक साथ आते हैं, तो इट इज पॉसिबल दे कैन परचेज द रॉ मटेरियल। उसके बाद है हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इधर पे अगर किसी की प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, तो उधर क्या करेंगे, वो मेंबर्स एडवर्टीजमेंट करेंगे उसके प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, इधर पे जो फार्मर्स को जरूरत पड़ती है, उनके जो फर्टिलाइजर्स है, टेक्नोलॉजीज जो यूज की जा रही है फार्मिंग के लिए, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर किसी को घर की जरूरत होती है। एंड लास्ट वन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर किसी को लोन की जरूरत होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे, जिसमें हमने फीचर्स देखे थे। उसके बाद हमने डीमेरिट्स फीचर्स देखे थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड द लास्ट वन, उससे कुछ टाइप्स देखे थे। अब हमारा जो लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इंट्रोडक्शन मीनिंग में क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जनरली contribute capital they carry on a particular type of business which is established by the law. The total capital of joint stock company is known as share capital. It is divided into small unit called share. Every member holds some shares. These members are called as shareholders. In India, every joint stock company is registered as per the Companies Act 2013. अभी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है कि इधर पे कुछ लोग आते हैं, जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या देखा, इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था, उधर पे कुछ लोग आए, उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म की और उधर पे अपने अपने थोड़े बहुत पैसे लगाए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया। बट उनका मोटिव क्या था, उनको सर्विस देना उनके मेंबर को। इधर पे क्या है कि इधर पे कुछ लोग आते हैं, एक साथ आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपने कैपिटल्स लगाते हैं और कैपिटल्स लगा के एक बिजनेस चालू करते हैं। अभी इधर पे बिजनेस है और इधर पे जो पैसा लगाया जाता है, वो पैसा जो उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते हैं, पूरे कैपिटल इज उस कैपिटल, हमारा फॉर एन एग्जांपल ये पूरा 50 लाख का कैपिटल क्या हो रहा है, जमा हुआ है, उसमें से कुछ हमने उस कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है कि इतना रहेगा इतना रहेगा। तो वो जो छोटे छोटे हिस्से हमने डिवाइड किया, हम उसको कहते हैं शेयर। और जिस इंसान ने उस शेयर को परचेस किया, हम उसको कहेंगे शेयर होल्डर। अभी बिजनेस है, बिजनेस को चलाना पड़ेगा, तो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो उधर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, या पूरे बिजनेस को जो चलाता है। तो इधर पे ये हमारा कुछ मीनिंग था। अभी डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, द टर्म कंपनी जो है, company to mean a company incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company law. अभी इधर पे जो बिजनेस बनता है ना, इट इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इधर पे जो भी कंपनी हम बना रहे हैं, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके भी कुछ फीचर्स है, वो देखते हैं। पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। इधर पे वॉलंटरी एसोसिएशन, इधर पे भी क्या था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी मेंबर आ सकता है, इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बन सकता है। इधर पे
There is no restrictions regarding number of shares purchased by one person. After the death, shares of any shareholder are transferred to his nominees. There is no restriction on the transfer of shares. इधर पे किसी भी अगर मेंबर्स को अगर परचेज जरूरी नहीं कि वो एक ही शेयर खरीदेगा और शेयर्स नहीं खरीद सकता, वो कितने भी शेयर्स खरीद सकता है। अगर उस पर्सन का डेथ हो गया है तो जो भी उसका पैसा रहेगा, जो भी उसके पैसे रहेंगे, उनके नॉमिनीज को क्या करेंगे, दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस खा जाएगा, उनके नॉमिनीज को दे दिया जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद है हमारा सेकंड रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन था, जैसे कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी था, तो इधर पे भी जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। उधर पे हमारा इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था। उसके बाद अभी हमारा थर्ड है रजिस्टर्ड ऑफिस। इधर पे क्या होता है कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या कर दिया जाता है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनके कंपनीज के, वो रख दिए जाते हैं संभाल के, जैसे कि रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मिनट्स बुक, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये कुछ इनके रिपोर्ट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दिए जाते हैं। द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वहां पर क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस जो कंपनी होती है उनका, उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अभी इधर पे क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि इधर पे कंपनी और उनके जो मेंबर्स है, दोनों की सेपरेट लीगल स्टेट है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। इधर पे दोनों को अलग अलग लीगल स्टेटस दे दिया गया है कि इधर पे अभी जो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है कि कंपनी जीता जागता इंसान तो नहीं है ना, मतलब कंपनी होता है कि वो एज अ पर्सन, ह्यूमन पर्सन नहीं है, वो कंपनी है। तो उस पे अगर कंपनी के नाम पे हमें कुछ लेना है तो हम ले सकते हैं। अगर हमने किसी पर्सन के नाम पे ले लिया है, इस पर्सन के नाम पे हमने कुछ क्या किया है, इस पर्सन के नाम पे हमने कुछ लिया है, लोन लिया है, कुछ भी पैसे लिए हैं या कुछ और एसेट्स ले लिए हैं, तो कल को वो बिजनेस, वो सामने वाला क्या बोलेगा, तूने तो मेरे नाम पे लिया था। तो वो बिजनेस, वो बंदा क्या कर रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो वो अपना सामान लेके जाएगा क्योंकि उसने बोल दिया तूने तो मेरे नाम पे लिया था। तो अभी इधर पे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है कि उधर पे कि वो उस बिजनेस के नाम पे भी क्या कर सकते हैं, कुछ परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा सेपरेट लीगल स्टेटस। यहाँ पे दोनों को अलग अलग सेपरेट लीगल स्टेटस है। इन द आइज ऑफ लॉ, कोर्ट के हिसाब से दोनों का अलग अलग लीगल स्टेटस है, कंपनी का अलग है और उनके मेंबर्स का अलग है। उसके बाद कॉमन सील है। अभी हमारी जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कंपनी है, अभी कंपनी आर्टिफिशियल है, वो जीती जाती इंसान नहीं, मतलब वो कुछ बोल तो नहीं सकते। कंपनी को अगर कुछ प्रूफ करना रहेगा कंपनी के लिए, तो कंपनी खुद तो अपने अभी अंदर से उसकी आत्मा निकल के तो नहीं बोलेगी कि नहीं ऐसा है बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इधर पे एक सिग्नेचर होता है, उधर पे क्या होता है, therefore it is necessary to make a provision for the signature of the company। वहाँ पे कंपनी का एक सिग्नेचर होता है और उसी कंपनी को, मतलब उधर पे एक सिग्नेचर होता है। हर एक जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होते हैं उनका एक कॉमन सील होता है, उसी कॉमन सील को हम यूज करते हैं एज ए सिग्नेचर जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो ये जरूरी है कि अगर किसी भी कंपनी, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर होना जरूरी है उस कंपनी का। और वो किस तरीके से होता है, एक सील जो होता है, कॉमन सील होता है, जो एज अ सिग्नेचर होता है कंपनी का। और उस सील में बिजनेस का, उस कंपनी का क्या होता है, बिजनेस, उस कंपनी का नाम होता है। वो जो सील होता है, क्योंकि अब वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बिजनेस कंपनी का है, तो हम बोल सकते हैं कंपनी का सील है। तो उस कंपनी के सील को हम क्या करते हैं, उस कंपनी के सील को कस्टडी में रखा जाता है कंपनी सेक्रेटरी के। बट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन साइन करता है, कि साइन बाय द सेक्रेटरी, और 2 डायरेक्टर्स की उसमें साइन की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और जो कंपनी सेक्रेटरी होती है उसकी साइन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी तक का जो लाइबिलिटी है, मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर्स हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने शेयर परचेस किया है, मेंबर्स नहीं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स बोलना। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनके जो भी
लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड ही होती है। उसके बाद हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, जो हमारा कैपिटल था हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जिसको हम कहते थे शेयर, और यहाँ पे कोई भी परचेस करता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को भी शेयर परचेस करना है तो कोई भी परचेस कर सकता है, मतलब ये इट कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको लेना है दे कैन परचेज, इट मींस अ शेयर होल्डर कैन बाय सेल, वो सेल क्या कर सकता है, वो शेयर होल्डर उस चीज को विदाउट दी पर कंपनी का परमिशन नहीं ले रहे, मतलब ये फ्रीली ये क्या है ट्रांसफरेबल है, तो इधर पे कंपनी का परमिशन की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उनके शेयर्स को बाहर बेच सकते हैं कि जिसको भी लेना है दे कैन परचेज द शेयर। उसके बाद है सेपरेटेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है इसमें सेपरेट है। अभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, क्योंकि ओनर ने क्या किया है उस शेयर्स को परचेस किया है, तो शेयर होल्डर याद रखना कि कंपनी के कौन होते हैं, ओनर होते हैं। इधर पे बिजनेस को चलाने के लिए, अभी इधर हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने कि इधर पे बिजनेस को चलाने के लिए, जॉइंट कंपनी को रन करने के लिए इधर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है, और ये प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया था कि हमने किसी उन्हीं के मेंबर्स में से किसी एक को क्या किया था, इलेक्ट किया था, रिप्रेजेंट किया था, बट इधर पे जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो प्रोफेशनल होते हैं, जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है वो कौन देखता है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, और ओनरशिप कौन होता है, हमारे जो बिजनेस जिन्होंने शेयर परचेस किया है वो क्या होते हैं, ओनरशिप, वो ओनर्स होते हैं, तो इधर पे क्या है ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब यहाँ पे कैसे कि यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कि अगर किसी का डेथ हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर पे क्या होता है बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। एंड द लास्ट वन इज हमारा जो है मेंबरशिप, इसमें क्या है कि इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, बट इधर पे जो मैक्सिमम नंबर होते हैं मेंबरशिप्स के वो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इधर कितने भी हो सकते हैं। बट अगर प्राइवेट कंपनी हमारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उधर पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी शेयर होल्डर इज को ओनर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब अगर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली है, अगर वो आपकी प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 200, बट अगर वो पब्लिक है तो उधर पे हम लोग का 7 मिनिमम था, और जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ था वो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं थे, तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। उसके बाद हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स है। पहला मेरिट्स क्या, इधर पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना उधर पे इशू शेयर्स टू द पब्लिक, इधर पे क्या होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, तो इधर पे सब लोग अपना अपना क्या करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इधर पे जो कैपिटल कलेक्ट होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, तो इट कैन आल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड इशू डिबेंचर्स टू रेज फंड्स। पहला क्या है हमारा जो कि इधर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए, मतलब वहाँ पे शेयर्स होते हैं पब्लिक के लिए, तो इधर पे जो फेस वैल्यू होता है ना शेयर का वो बहुत कम होता है, क्योंकि पब्लिक को दे रहा है, तो बहुत जो उनका फेस वैल्यू हम जिस रेट में शेयर्स को बेच रहे हैं वो बहुत कम होता है, तो इधर पे क्या होता है कि वो पब्लिक से क्या कर सकती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपने फंड्स को भी रेज कर सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या है कि इधर पे जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इधर पे जो कंपनी का हो रहा है वो किसके हाथ में रहता है, डायरेक्टर्स के हाथ में, और इनको कौन इलेक्ट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे शेयर होल्डर्स करते हैं। इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो इसके वजह से वो अच्छे खासे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, स्किल्स प्रोफेशनल्स को क्या करते हैं अप्रोच करते हैं, और उनको अच्छी खासी सैलरी भी किया जाता है, इसीलिए इधर पे क्या होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन, यहाँ पे एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है बहुत सारे कैपिटल्स कलेक्ट करती है, तो इधर पे वो अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं एक्सपांड कर सकती है। यहाँ पे उनके मैनेजर्स को अच्छी खासी सैलरी पे करी जाती है, प्रॉपर अथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिसीजन, शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड, एज रिजल्ट कंपनी कैन अंडरटेक बिग एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हमारा है मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन में क्या होता है कि इधर पे जो हमारे
अथॉरिटीज होते हैं, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनली, तो उनको पता है बिजनेस में क्या करना है, अच्छी खासी उनके पास रिसोर्सेस रहते हैं, तो उससे वो अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो रहते हैं, इवन वो रिस्की भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। उसके बाद है पब्लिक कॉन्फिडेंस। हम लोग ने देखा था लास्ट वन में, वहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस की लागती, इधर पब्लिक कॉन्फिडेंस, इधर पे पब्लिक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इधर पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो भी रोल होता है वो बहुत कम होता है, इधर पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। एवरी जॉइंट ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज गवर्न एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और इसी एक्ट के हिसाब से इट्स एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। इनका जो भी अकाउंटेंट होता है वो कौन करता है, जो हमारे सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वही उनके एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। इसलिए इधर पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि इधर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद ही हमारा रिलीफ एंड टैक्सेशन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी टैक्सेशन है, तो उनको भी कुछ क्या होता है, उनको भी कुछ एग्जम्पशन, मतलब टैक्स से थोड़ा रिलीफ किया जाता है, कि वो भी टैक्स भी जो रहेगा उनको भी इतना टैक्स नहीं कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स के लिए उनको बोलती नहीं है, टैक्स में थोड़ा उनको कम कर दिया जाता है, इसलिए उनको भी क्या है, रिलीफ है टैक्सेशन में। उसके बाद है सॉरी, इधर पे रिलीफ इंफॉर्मेशन, इधर पे रिलीफ इन टैक्सेशन आएगा। रिलीफ इन टैक्सेशन, उनको भी टैक्सेशन में रिलीफ है। उसके बाद एक्सपर्ट सर्विसेज, इसमें क्या है कि जो भी सर्विसेज होते हैं, इधर पे सर्विसेज बहुत एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं इधर पे, उनकी जो भी सर्विसेज कंपनी में जो भी जरूरत पड़ती है, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, तो इधर पे जो भी एक्सपर्टीज रहते हैं हर एक चीज में, उधर पे वो एक्सपर्टीज आती है। जैसे कि अगर लीगल एडवाइजर्स की जरूरत है तो वहां पर आएंगे, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो ऑलरेडी हमने एक, हाँ, जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड जो रहते हैं हमारे, जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है मैनेज करना बिजनेस को, हम ऑलरेडी उनको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं कि हमारे बिजनेस को वो मैनेज करेंगे। तो इधर पे सर्विसेज भी बहुत अच्छी होगी। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर्स की अच्छी जरूरत है तो हम ऑडिटर्स को बुलाएंगे, कंसल्टेंट्स की जरूरत है तो हम उनको बुलाएंगे, तो इधर पे सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती है। एंड द लास्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, कि अगर किसी का डेथ हो जाता है, इवन कोई रिटायर हो जाता है, तो जरूरी कि रिटायर होने के बाद भी बिजनेस हम बंद कर दें, तो ये कंटिन्यू रहता है बिजनेस। एंड द लास्ट वन इधर पे एक और पॉइंट है हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी हमने फीचर्स में भी देखा था, इधर पे लिमिटेड लाइबिलिटी है कि इधर पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उधर पे उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड रहती है। उसके अभी डीमेरिट्स है। फर्स्ट वन इज रिजिड फॉर्मेशन। इधर पे अभी रजिस्ट्रेशन इस कंपनी को बनाने के लिए हमें कंपलसरी है कि रजिस्टर करना है, तो इसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इधर पे बहुत जरूरत पड़ती है। इधर पे थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, सो इधर पे रिजिड फॉर्मेशन है, इट टेक टाइम्स टू फॉर्म दिस बिजनेस। उसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेसी। इधर पे जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, इधर पे जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में रहे, वो बाहर भी क्या हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं कि वो लीक हो रहे। अभी इधर पे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इधर पे अच्छे खासे, तो इनकी जो अकाउंट्स ऑफ बुक्स रहती है वो पब्लिश करना पड़ता है। इधर पे जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको हर साल क्या करना, पब्लिश करना पड़ता है, तो वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को आइडिया हो जाता है कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितने प्रॉफिट्स है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, उनके बिजनेस किस पोजीशन पे है, उनके बिजनेस किससे ज्यादा हाई है, तो ये उनके क्या होते हैं, इधर पे थोड़ा कंपनी बड़ी होती है, तो इधर पे उनको उनके अकाउंट्स ऑफ बुक्स क्या करना पड़ता है, उनको पब्लिश करना पड़ता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहते हैं इंस्पेक्शंस के लिए। द कंपटीटर्स कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हेंस देयर इज नो सीक्रेसी इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इधर पे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके पब्लिश, उनके अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर पब्लिश होते हैं तो वो एडवांटेज ले सकते हैं कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है, तो इधर पे लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट वन है डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी इधर पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिले होता है। एज द ओनर ऑफ द कंपनी, हर एक शेयर होल्डर को राइट है कि वो क्या करेगा, कंपनी के मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं वो कौन कौन करता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, सबकी एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें शेयर होल्डर्स रहते हैं। फिर एक प्रोसीजर होता है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, और वो जो मीटिंग होती है वो ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी हो जाती है, वो बहुत टाइम लेता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लेंथी रहता है, बहुत लंबा रहता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग आते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, तो इट इज एक्सपर्टीज है, वहाँ पे अच्छे खासे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स है वो क्या ओनर होते हैं,
तो उनका हक है कि वो मैनेजमेंट के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। उधर मीटिंग रखी जाती है और वो जो मीटिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसीलिए वो क्या होता है, इधर पे डिसीजन मेकिंग बहुत क्या होता है डिले हो जाता है। इधर पे मीटिंग रखने के लिए भी क्या होता है, नोटिस बनाना पड़ता है, हमें नोटिस देना पड़ता है। इस मीटिंग का एक एजेंडा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने मीटिंग बोला है और सब लोग मीटिंग में आ गए। हर एक को पता होना चाहिए कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। और जितने भी ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंट मिनिमम 21 days बिफोर द मीटिंग, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज डिलेड डिसीजन मेकिंग। अगर आपने ऑन द स्पॉट मीटिंग बता दिया है कि अभी आज हम मीटिंग रख रहे हैं, तो ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल आप मीटिंग रख रहे हो, आपने एजेंडा भी बता दिया, बट डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इधर पे क्या होता है कि इधर पर 21 दिन पहले, मतलब 21 डेज पहले आपको ऑलरेडी नोटिस देना पड़ता है कि आप मीटिंग रखने वाले हो। तो इधर पे डिसीजन मेकिंग का क्या होता है, प्रोसेस डिले हो जाता है। नो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड रेकलेस स्पेकुलेशन। तो फोर्थ वन क्या है, नो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में अभी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, इधर पे बहुत सारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत बड़ी होती है, तो इधर पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या होते हैं, बहुत होते हैं इधर पे बहुत। तो इधर पे जरूरी नहीं कि हर एक एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट किया जाएगा। इधर पे किसी से इतना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है, इधर पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। तो इधर पे जरूरी नहीं है कि उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको उधर पे लार्ज स्टॉक कंपनी में पॉसिबल, लार्ज स्टॉक जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको अप्रिशिएट करा जाए। सिमिलरली जो मैनेजर्स होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी वो अपने कस्टमर से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते। कस्टमर्स लाइक एंड डिसलाइक आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन मेनी टाइम्स। और कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर्स की क्या डिसलाइक से, क्या लाइक से, वो भी कंसीडर नहीं किया जाता इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होती है इसके वजह से। उसके बाद हमारा हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी इधर पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का एक मोटिव होता है और इधर पे बहुत पैसा खर्चा किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए। इधर पे जो इधर पे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी पे की जाती है। तो इधर पे क्या होता है कि उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे पड़ते हैं, वो बहुत हाई होते हैं, लो कॉस्ट नहीं होते। इधर पे जो बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे लगते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद लास्ट वन हमारा रेकलेस स्पेकुलेशन है कि कंपनी कौन मैनेज करता है, हमारे डायरेक्टर्स करते हैं। कंपनी कौन मैनेज करता है, हमारे डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो इधर पे कुछ अभी हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में हम बाहर से अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को देखेंगे। तो इधर से अगर हम बाहर से किसी को अप्रोच करते हैं या फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में से भी है, तो ऐसे इंसान भी होते हैं जो क्या करते हैं, नागिन की तरह, नाक की तरह निकल जाते हैं। हमारे बिजनेस के इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, किसी बाहर वाले को शेयर करते हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो भी चीज है, वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए बाहर यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्राइजेस होते हैं शेयर्स के वो बढ़ते हैं, स्टॉक्स में थोड़े बहुत चेंज आने लगते हैं। तो इसकी वजह से ही होता है रेकलेस स्पेकुलेशन, इधर पे देखा नहीं जाता। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे। अब हमारा इसमें एक लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। इसमें सिर्फ हमें दो टाइप्स, हमें एक्चुअली पूरा चार्ट बना के दिया है कि अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उधर पे टाइप्स ऑफ कंपनी, हमें 3 टाइप्स ऑफ कंपनी दिया है। फर्स्ट वन इज चार्टेड, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी एंड द लास्ट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के अंदर 2 कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी एंड द लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर 3 कंपनी है, कमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स एंड द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और उसके बाद जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें 2 है, दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमें सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर किया है। ऑलरेडी हमने ये देखा था, हम जब फीचर्स कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो उसमें हमने देखा था लास्ट पॉइंट हमारा मेंबरशिप। इसमें हमने देखा था लास्ट पॉइंट हमारा मेंबरशिप, कि अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो उधर मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 200, और मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 होने चाहिए। तो इधर पे हमने प्राइवेट कंपनी में क्या देखा है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी में हमने ऑलरेडी जो देखा था कि इधर पे शेयर्स को, इधर हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते कंपनी के परमिशंस के बिना।
अगर इफ एनी द लिमिट्स ऑफ नंबर, इधर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने देखा कि मिनिमम दो नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम जो था सिर्फ 200 होना चाहिए। इधर पे हम शेयर्स को ट्रांसफर फ्रीली, इधर पे ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रीली नहीं है, हमें परमिशन लेना पड़ता है। इसके कुछ फीचर्स है, हमने ऑलरेडी फीचर्स देख लिया। फर्स्ट फीचर है हमारा दो मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम 200। इधर पे मस्ट हैव अ मिनिमम पेड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी, मतलब कि अगर शेयर कैपिटल मस्ट मिनिमम, मतलब जो पेड हमारा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा वो 1 लाख का होना चाहिए। ban on inviting the public to subscribe, restriction on the right of member। इधर पे हमने ऑलरेडी देखा था कि पहला फीचर तो 2 मेंबर है, उसके बाद 200 मेंबर्स रहेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद हमारे शेयर्स हम फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, हम अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बाहर से किसी को नहीं बुला सकते। ये कुछ उसके फीचर्स थे। पब्लिक कंपनी में क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, जो पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी से कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। उसमें कितना पेड अप कैपिटल था, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए और पब्लिक में 5 लाख होना चाहिए। और इधर पे हमारे शेयर जो होते हैं कंपनी के, हम वो फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। तो हमने जो मीनिंग में देखा कि उसमें मेंबर्स कितने मेंबर्स 7 मेंबर्स होने चाहिए। पहला फीचर हम इसका पब्लिक कंपनी का पहला फीचर है, उसमें 7 मेंबर होना चाहिए। पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख होना चाहिए और इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते कि हम अपने शेयर को क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर सकते। यू कैन ट्रांसफर द शेयर फ्रीली, जरूरी नहीं परमिशन लेना, बट प्राइवेट में जरूरी होता है। उसके बाद does not prohibit any invitation or acceptance of deposits, इसमें हम डिपॉजिट्स के लिए ऐसा हमने कुछ मना नहीं किया, यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम देम। तो ये हमारा कुछ पूरा चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने पूरा देख लिया था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म में हमने इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर भी देखा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी देखा। पार्टनर से याद रखना, पार्टनर्स के टाइप है, पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप से कंफ्यूज नहीं होना, दो टाइप से, पार्टनर्स का टाइप और पार्टनरशिप फॉर्म का टाइप। उसके बाद हमारा हमने देखा जॉइंट वेंचर फैमिली, जो सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कुछ आके सब लोग एक पूरे, उसमें कुछ लोग आके मेंबर्स बनाते हैं और इसमें इनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव होना, सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा लास्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमने उसके लास्ट कुछ टाइप्स भी देखे, 2 टाइप्स थे हमने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।